से बातें करते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। वो दोनों चचेरे भाई थे। बलिया भाई, गांव में मंदी कुछ ज्यादा ही आ गई है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों को विजयगढ़ जाकर ही कोई व्यापार करना होगा। अरे जग्गू भाई, व्यापार तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि व्यापार मुफ्त में होता हो। अरे व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब तो फिर एक ही रास्ता रह गया है। कौन सा रास्ता जग्गू भाई? बलिया भाई, क्यों ना हम दोनों विजयगढ़ के राजा विजेंद्र सिंह से सहायता मांगने चले। मैंने सुना है राजा विजेंद्र सिंह गरीबों की बहुत मदद करता है। बिल्कुल सही कहा जग्गू भाई। जग्गू ने इतना कहा ही था कि तभी बलिया की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर जग्गू बलिया से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये महल है किसका। यहाँ से जल्दी जल्दी चलो जग्गू भाई। कहते हैं कि इस मनहूस महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अचानक जग्गू के चलते हुए कदम रुक गए। क्या हुआ जग्गू भाई? मैंने जल्दी जल्दी चलने को कहा, मगर तुम तो रुक गए। देखो बलिया भाई, हम दोनों ठहरे बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति और हमारे सामने ये पुराना महल है। हालांकि ये खंडहर हो चुका है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिससे बेचकर हम धन कमा सकेंगे। जग्गू की बात सुनकर बलिया के अंदर का लालच जाग उठा। वैसे तो मैं कभी इस महल के अंदर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर भी लालच पैदा हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। जग्गू और बलिया खंडहर बन चुके महल के अंदर की ओर चले गए। अंदर जाते ही उनकी नजर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। जग्गू बलिया की ओर देखकर बोला, बलिया भाई, ये तो किसी रानी की मूर्ति मालूम पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये महल किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का होगा। बलिया ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़े आकार की चील उन दोनों के ऊपर उड़ने लगी। अचानक वो उन दोनों के सामने बैठकर उन दोनों को घूरने लगी। उस चील की लाल आंखें देखकर उन दोनों के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। बलिया कांपते हुए जग्गू से बोला, जग्गू भाई, इतने बड़े आकार की चील तो मैंने कभी नहीं देखी। बलिया भाई, इसकी आंखें देखो, कितने भयावह तरह से लाल हो रही है। तभी वो चील इंसानी आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चील के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। हमें जाने दो, हम अब यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपना जीवन बहुत ही गरीबी से व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ पर कभी दोपहर का भोजन बनता है तो कभी रात का, और तुम्हारी बीवी बच्चे कभी पेट भर भोजन नहीं कर पाते। तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम दोनों को राजा विजेंद्र के सबसे आखिरी पुत्र को इस महल तक लाना होगा। उस चील की आवाज सुनकर वो दोनों बुरी तरह से डर गए। तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो। हम ये काम कैसे कर सकते हैं? महल में बहुत अधिक पहरा होगा। बलिया भाई सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। सोच लो, अगर तुम दोनों मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसी जंगल में एक सोने के तालाब का पता बताऊंगी। उस सोने के तालाब में से जितना भी सोना तुम निकालना चाहो निकाल कर अपने घर ले जा सकते हो। उसके बाद तुम हमेशा धनवान की तरह रहोगे। तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा, तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा कि गरीबी क्या होती है तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी भूल जाएगी। चील की बात सुनकर बलिया और जग्गू के मन में लालच जाग उठा। जग्गू गहरी सोच में डूबता हुआ उस चील की ओर देखकर बोला, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो। मैं तुम्हें 2 दिन का समय नहीं बल्कि 1 हफ्ते भर का समय देती हूँ। अगले हफ्ते तुम राजकुमार को यहाँ पर ले आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। बलिया और जग्गू उस खंडर नुमा महल से बाहर निकल आए और सीधे अपने घर पर आ गए। उन दोनों का परिवार एक ही घर में रहता था।
जग्गू बलिया की ओर देखकर बोला, बलिया भाई, मुझे तो नींद आ रही है। हम सुबह इस बारे में चर्चा करेंगे। इतना बोलकर बलिया अपने कमरे में सोने चला गया, मगर बलिया के दिमाग में अब भी वो घटना चल रही थी। बलिया का घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी आरती उससे बोली, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बलिया अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, तुम ही बताओ आरती, हमें क्या करना चाहिए? उस महल की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहीं तुम वास्तव में राजा विजेंद्र के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार अशोक का अपहरण करने की तो नहीं सोच रहे? सच बताऊं आरती, तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आखिर हम कब तक गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? कब तक हमें भूखे पेट सोते रहना होगा? तो क्या इसके लिए तुम राजकुमार का अपहरण करोगे? पता नहीं वो रहस्यमय चील राजकुमार के साथ क्या करेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने से पहले एक बार अपनी 15 वर्षीय पुत्री कमला को भी देख लो। कुछ समय बाद हमें उसके हाथ भी पीले करने हैं, और उसके हाथ पीले करने के लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे पास तो भोजन तक के लिए धन नहीं है। बलिया की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। सच तो ये था कि बलिया की पत्नी के अंदर भी लालच जाग उठा था। अगले दिन बलिया जग्गू की पत्नी विमला से बोला, क्या कल रात जग्गू ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था, और मैं तो झट से हाँ कर दी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी से ही राजकुमार अशोक का अपहरण करने की योजना तैयार करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। कुछ देर बाद बलिया और जग्गू घर से बाहर निकल आए। बलिया जग्गू से बोला, जग्गू भाई, हमारी दोनों पत्नियां तो बड़ी आसानी से तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों राजकुमार अशोक का अपहरण करेंगे कैसे? चिंता मत करो बलिया भाई, मेरी पत्नी बता रही थी कि राजा वीरेंद्र का सबसे छोटा पुत्र राजकुमार अशोक सिर्फ 5 वर्ष का है, और राजकुमार अशोक को एक दासी दोपहर के समय मंगल के बाहर बगीचे में खिलाने के लिए ले जाती है। हमें सिर्फ चुपके से नजर बचाकर 5 वर्षीय राजकुमार को उठा लेना है। बलिया और जग्गू बातें करते करते विजयगढ़ सीमा में प्रवेश कर गए और बड़ी चालाकी से महल के बगीचे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा कि एक दासी राजकुमार को घास में बिठाकर दूसरी दासी से बातें कर रही थी। उन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से राजकुमार अशोक को उठा लिया और राजकुमार को लेकर सीधे उस जंगल की ओर आ गए, जहां वहां पर खंडहरनुमा महल बना हुआ था। वो दोनों राजकुमार अशोक को लेकर जैसे ही उस महल के अंदर घुसे, तभी वो चील उड़ती हुई उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों ये काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो। हाँ, हमें उस सोने के तालाब का पता बताओ। जग्गू ने इतना कहा ही था कि तभी उस चील ने अपने मुंह से एक हीरा निकाल दिया। वो हीरा बुरी तरह से जगमगा रहा था। चील उन दोनों की ओर देखकर बोली, इस हीरे को उठा लो। रात के समय ये हीरा अपनी जगमगाती हुई किरणों से तुम दोनों को उस जादुई सोने के तालाब की दिशा बताएगा। अब तुम जा सकते हो। बलिया और जग्गू हीरे को लेकर खुश होते हुए महल से बाहर निकल गए। अंधेरा छा चुका था। वो दोनों कुछ ही दूर चले थे, तभी उस हीरे ने चमकना शुरू कर दिया। वो दोनों हीरो की चमकती हुई किरणों की दिशा की ओर चलने लगे। कुछ घंटे बाद उन्होंने अपने आप को एक सुंदर सोने के तालाब के समीप पाया। उस सोने के तालाब में सोने के बर्तन से लेकर सोने के सिक्के तक तैर रहे थे। सोने के तालाब को देखकर बलिया चीखते हुए जग्गू से बोला, अरे वाह जग्गू भैया, हम तो धनवान हो गए। सही कह रहे हो बलिया भैया, इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अब देर मत करो, जितनी जल्दी जितना सोना उठा सकते हो उठा लो। बलिया और जग्गू ढेर सारा सोना उठाकर सीधा अपने घर की ओर ले गए। इतना सारा सोना देखकर उन दोनों पत्नियों की आंखें चौंक गई। हमारी गरीबी के दिन अब दूर हो गए। सही कह रही हो। अब मैं अपनी बेटी कमला का विवाह
बहुत ही धूमधाम से करूंगी। आरती ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगे किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। उस सुंदर स्त्री को देखकर बलिया और जग्गू बुरी तरह से चौंक पड़े। बलिया कांपता हुआ जग्गू की ओर देखकर बोला, ये तो वही सुंदर स्त्री है जिसकी मूर्ति हमने उस पुराने महल में देखी थी। सही कह रहे हो बलिया भैया। तभी वो सुंदर स्त्री अजीब से अंदाज में हंसती हुई बोली, तुम दोनों मूर्ख हो। सोने के लालच में तुमने अपने राजा से ही गद्दारी कर दी और उसके पुत्र को मेरे पास ले आए। मुझे पुनर्जीवित होने के लिए और अपना इंसानी शरीर पाने के लिए 2 लालची औरतों, ढेर सारा सोना और राजा के सबसे छोटे पुत्र की आवश्यकता थी, जो कि तुम दोनों ने बड़ी आसानी से पूरी कर दी। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री विमला और आरती की ओर घूरकर देखने लगी। अचानक ही वो तीनों वहां से गायब हो गई और वहां का ढेर सारा सोना भी गायब हो गया। ये देखकर बलिया और जग्गू बुरी तरह से घबरा गए। जग्गू भैया, ये सब क्या हो गया? बलिया भाई, लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जग्गू ने इतना कहा ही था कि तभी उसके पीछे एक भारी आवाज टकराई। तुम दोनों की वजह से राज्य और राज्य के वासी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? बलिया और जग्गू ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने एक साधु राजा वीरेंद्र के साथ खड़ा हुआ क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। राजा वीरेंद्र गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर बोला, मन तो करता है तुम दोनों का गला इसी समय काट दूं, लेकिन क्या करूं, मुझे साधु महाराज ने रोक रखा है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना राजन, नहीं तो तुम अपनी सौतेली माँ को कभी नहीं हरा पाओगे। राजा वीरेंद्र गुस्से से साधु की ओर देखकर बोला, लेकिन साधु महाराज, इन दोनों व्यक्तियों ने मेरे सबसे छोटे पुत्र अशोक का अपहरण किया है और आप कहते हैं कि मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? मत भूलो राजन कि इन दोनों को राजकुमार अशोक को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। अगर मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से नहीं बताता कि राजकुमार अशोक का अपहरण किसने किया है तो तुम कभी नहीं जान पाते। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से हम सबको नुकसान उठाना पड़े। राजकुमार अशोक अभी सुरक्षित हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तुम्हारी सौतेली माँ रुक्मणी ने इस संसार में फिर से वापसी की है, जो कि संसार के लिए बहुत ही घातक है। तभी बलिया डरते हुए साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, आखिर ये सब क्या रहस्य है? वो सुंदर स्त्री कौन थी जो मेरी और जग्गू की पत्नी को लेकर अचानक गायब हो गई? तुम दोनों की मूर्खता की वजह से ही उसकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल रही हैं। उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए राजा का सबसे छोटा पुत्र, ढेर सारा सोना और 2 लालची स्त्रियों की आवश्यकता थी। अब तुम दोनों मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। जग्गू कांपते हुए सारी घटना साधु को बताने लगा। सारी घटना सुनने के बाद साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, जानते हो वो चील कौन थी? नहीं साधु महाराज, आखिर वो कौन थी, बताइए। वो चील कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र की सौतेली माँ रुक्मणी थी, जिसे मैंने वर्षों पहले अपनी शक्ति से चील में परिवर्तित कर दिया था। क्योंकि राजा वीरेंद्र की सौतेली माँ रुक्मणी अपने सारे परिवार को मारकर सारे राज्य को हथियाना चाहती थी। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू किया। उस समय राजा वीरेंद्र के पिता का महल वही था, जो अब खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। तभी राजा वीरेंद्र साधु से बोले, लेकिन साधु महाराज, अब क्या होगा? कहते हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मगर वो एक न एक गलती जरूर करता है। और तुम्हारी सौतेली माँ रुक्मणी ने भी एक गलती कर दी। कौन सी गलती साधु महाराज? चील के रूप में रुक्मणी ने वो हीरा इन दोनों को थमा दिया। इतना बोलकर साधु उन दोनों की ओर देखकर बोले, वो हीरा कहाँ है? बलिया ने तुरंत अपनी जेब से हीरा निकालकर साधु को पकड़ा दिया। साधु उन सब की ओर देखकर बोला, चलो मेरे साथ, आज चंद्र ग्रहण की रात है। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हमें उस महल के अंदर पहुंचना होगा।
कुछ ही देर में वो सब महल के अंदर खड़े हुए थे। तभी राजा वीरेंद्र की नजर 5 वर्षीय राजकुमार अशोक पर पड़ी, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और एक चील राजकुमार को घूर रही थी। राजकुमार के अगल बगल में ढेर सारा सोना भी पड़ा हुआ था और उसी सोने के ढेर पर बलिया और जग्गू की पत्नियां बेहोश पड़ी हुई थी। राजा वीरेंद्र अपने पुत्र की ओर जैसे ही आगे बढ़ा, तभी साधु चीखते हुए बोले, आगे मत बढ़ना राजन, वो कोई साधारण चील नहीं है। तभी वो चील अपनी लाल आंखों से साधु की ओर देखते हुए बोली, तो तू यहाँ तक आ गया साधु, लेकिन अब तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होते ही मैं अपनी चोंच से इन सब की आंखें निकाल कर खा जाऊंगी। उसके बाद जादुई तालाब की इन सोने की किरणों से दोबारा अपनी इंसानी शरीर में आ जाऊंगी। फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु चीखते हुए चील की ओर देखकर बोला, चंद्र ग्रहण होने में अभी कुछ समय बाकी है रुक्मणी, तेरी एक कमजोरी मेरे पास है। इतना बोलकर साधु ने वो हीरा निकाल लिया। साधु के हाथ में हीरा देखकर रुक्मिणी बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बुरा इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैं जानता हूँ इस हीरे में तेरी जादुई शक्तियाँ हैं और इसी हीरे में तेरी जान बसती है। वर्षों पहले जब मैंने तुझे चील के रूप में परिवर्तित किया था, तब मैंने इस हीरे को बहुत तलाशा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मुझे इन 2 मूर्खों से पता चला कि ये हीरा तूने अपने पेट के अंदर रखा हुआ था। मैं जानता हूँ कि आज चंद्र ग्रहण के बाद ये हीरा किसी भी काम का नहीं होगा, लेकिन इस समय ये हीरा तेरी जान जरूर ले सकता है। तभी वो चील क्रोधित अवस्था में तेजी से उड़ती हुई साधु के पास पहुंची ही थी कि अचानक साधु ने पूरी शक्ति से उस हीरे को जमीन पर पटक दिया। हीरे के चकनाचूर होते ही अचानक उस चील के पर खच्चे उड़ गए और वो सोना वहाँ से गायब हो गया। आरती और विमला को होश आ गया। वो दोनों हक्का बक्का नजरों से इधर उधर देखने लगी। राजा वीरेंद्र दौड़ते हुए अपने बेटे पुत्र राजकुमार अशोक के पास पहुँच गया और जग्गू राजा वीरेंद्र की ओर देखकर बोले, हमें क्षमा कर दीजिए राजन, ये सच है कि लालच ने हमें अंधा कर दिया था। इस महल के अंदर प्रवेश करने से पहले हम आपके ही पास मदद के लिए आने वाले थे महाराज, लेकिन हम चील की बातों में आ गए। साधु मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखकर बोला, इन दोनों को क्षमा कर दो राजन, इनकी गलती की वजह से ही तुम्हारी सौतेली मां रुक्मणी आज नरक में पहुंच गई, वरना भविष्य में कभी ना कभी वो किसी ना किसी को अपना मोहरा जरूर बनाती।